ओके, सो देयर आर फ्यू टॉपिक्स लेफ्ट। HSAB प्रिंसिपल तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कराई दिया है। उसके अलावा देयर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर लेफ्ट, लाइक डिफरेंशिएटिंग एंड लेवलिंग सॉल्वेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पता होना ही चाहिए, क्वेश्चन पेपर में आते ही है। इसके इसके अलावा लक्स फ्लर्ट कॉन्सेप्ट है, स्नोविच कॉन्सेप्ट है और KD एस्ले कॉन्सेप्ट है, जो तीन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें आज की क्लास में करने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, लेवलिंग का मतलब क्या है, हर किसी को सेम लेवल पे रखने को हम लोग बोलते हैं लेवलिंग। एंड डिफरेंशिएटिंग का मतलब क्या है कि एक चीज़ को दूसरे से डिफरेंशिएट करने को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। सो ऐसे सॉल्वेंट्स जो चार पांच चीज़ों को एक ही लेवल पे रख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रैंक 1 हो गई तो रैंक 1 पे 10-15 लोग आ गए। ठीक है, और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट हुए जो उन 10-15 को भी डिवाइड कर सके कि कौन ज़्यादा अच्छा और कौन उतना अच्छा नहीं है। सो लेवलिंग सॉल्वेंट्स, जैसे लेवलिंग सॉल्वेंट का सबसे कॉमन एग्जांपल है वाटर। वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। व्हाई वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट? बिकॉज इसके अकॉर्डिंग दो एसिड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उसके पीएच से। जो एसिड कम पीएच देगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो एसिड ज़्यादा पीएच देगा वो वीक एसिड है। However, acids like HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 एंड सो ऑन, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वाटर में हम लोग बोलते हैं कि ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ये वाटर बिल्कुल भी नहीं बता पाता। वाटर से हमें नहीं चल पाता कि H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या HNO3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या विच वन इज स्ट्रॉन्गर देन दी अदर। ये डिफरेंशिएशन कि इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन कम स्ट्रॉन्ग है, ये डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के थ्रू। अगर हमारे पास चार पांच लोग हैं और रैंक 1 पे चार पांच एसिड्स हैं, और रैंक 1 पे स्ट्रॉन्ग, रैंक 1 क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वाटर के अकॉर्डिंग HCl भी है, HNO3 भी है, H2SO4 भी है, HClO4 भी है। तो वाटर के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे एक ही लेवल पे हैं और सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वाटर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इसमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन ज़्यादा वीकर है। सो वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स विच आर कंसिडर्ड एज डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। अब इन डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स का काम क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स एक इस तरीके का सॉल्वेंट होता है जो इनके साथ रिएक्ट करता है और फिर हमें बता पाता है कि इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, उसमें से वीक कौन सा है। ठीक है, सो वाटर की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि वाटर के सामने सारे ही एसिड्स, मतलब दो एसिड्स की कैटेगरी में वो डिवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जो भी वीक एसिड हैं, अगर उनके पीएच में डिफरेंस दिख रहा है तो हम लोग उनको बोल देते हैं कि ये ज़्यादा वीक है, ये कम वीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो वाटर की ये खासियत है कि वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। लेवलिंग सॉल्वेंट का मतलब क्या है? सारे सॉल्वेंट, सारे एसिड्स को या सारे बेसिस को वो एक ही लेवल पे रखता है। उसके नज़रों में कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई ज़्यादा वीक नहीं है, लाइक उन स्ट्रॉन्ग एसिड में से। दूसरे सॉल्वेंट्स लाइक HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, और हाँ, यही दोनों कंसिडर करो, ये दोनों हो जाते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। वाटर में हम लोग बोलते हैं जिस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है वो वीक एसिड। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स कौन से हैं? जैसे HF, CH3CO, OH, ये है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है जिसको तुम पढ़ सकते हो। वी फाइंड दैट वाटर ब्रिंग्स ऑल द थ्री एसिड टू द सेम लेवल। वाटर क्या होता है? सारे ये जो तीन एसिड्स हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4, इनको सेम ही लेवल पे वो रख देता है। और यहाँ पे हम लोग बात करें वैसे HCl, HBr एंड HI। ठीक है, हमें पता है HI सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन HBr एंड देन
HCl। वाटर की नज़रों में ये तीनों सेम एसिड्स हैं, तीनों की एसिडिटी सेम है। HF इज़ अ वीक एसिड वाटर के टर्म्स में। लेकिन वाटर क्या कर रहा है, HI, HBr और HCl को तीनों को एक ही कैटेगरी में डाल रहा है विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसके हिसाब से वाटर में हम लोग देखेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम। सो दिस फिनोमेना ड्यू टू विच लेवलिंग सॉल्वेंट्स मेक ऑल दीज एसिड बिहेव इक्वली स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड लेवलिंग सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर का एक बिहेवियर होता है कि वो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उनको एक ही तरीके से बिहेव करने देता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जैसे मैंने बोला, कोई भी वीक एसिड ले लो, ठीक है, वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, इसका पीएच 7 है। 7 से ऊपर वाला कोई भी एसिड ले लो, वो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है। और वाटर के अलावा कोई भी वीक बेस ले लो, वो भी डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर सकता है फॉर बेसिस, और एसिड करेगा फॉर एसिड के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसिड यही ले लेते हैं, जैसे HCl, HBr एंड HIA। अब मुझे इसमें से देखना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक दूसरे एसिड के साथ ट्रीट कराऊंगा। अब एसिड और एसिड तो रिएक्ट करते नहीं हैं, करते हैं, दो एसिड रिएक्ट कर सकते हैं। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो रिएक्ट कर लेता है, और जो कम स्ट्रॉन्ग होता है वो भी रिएक्ट करता है, लेकिन डिफरेंट वे में करता है। फॉर एग्जाम्पल HCl का अगर मैं रिएक्शन कराऊँ CH3COH से, सो जो स्ट्रॉन्गर होगा, HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये H प्लस क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, ये बन जाएगा CH3COOH2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ठीक है, सो इसमें हमारे पास इसको कर दिया, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह, और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। यहाँ पे X नेगेटिव इज बेसिकली Cl नेगेटिव। सो CH3COH सॉल्वेंट ब्रिंग्स द एसिड टू डिफरेंट लेवल। ये क्या करता है, एसिड्स को अलग अलग लेवल पे लेके जाता है ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए इस सॉल्वेंट को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब कैसे पता चला, फॉर एग्जांपल HCl अगर तुमने डाला तो पीएच आ रहा है 3.4। ठीक है, फिर तुमने HBr डाला और फिर इसको रिएक्ट कराया, तो HBr क्या करेगा, ज़्यादा रिएक्ट कर पाएगा, तो पीएच आ गया 2.5। एंड इसी तरीके से HI का तुम रिएक्शन कराओगे, इसका आ गया 2.0। तो जिसका पीएच सबसे कम आएगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये हमें पता चल गया, यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीकर एसिड है, और ये वीक एसिड है। ठीक है, अगर तुम वाटर में रिएक्ट कराते हैं तो वाटर में सब जगह सेम ही पीएच आता है। ठीक है, अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन HCl HBr की सेम ही लोगे तो तीनों का पीएच सेम आता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन एसिटिक एसिड में ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो वो इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा। हाउएवर वाटर की जगह पे अगर तुम कोई और सॉल्वेंट ले लेते जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई बेसिक सॉल्वेंट ले लेते, तो वाटर के साथ ये तीनों सारे कंप्लीटली रिएक्ट करें, तो बेस के साथ तो वो और अच्छे से कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। तो बेस अगर वो लोगे तो तुम ये भी पता नहीं लगा पाओगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, जो वाटर में पता लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, एक स्लाइड ऐड करता हूँ। सो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे लिया, यही लेते हैं CH3COH, और इसको मैंने ले लिया OH नेगेटिव के साथ, बेस है, तो ये कंबाइन हो जाएगा CH3COO नेगेटिव, और ये जो रिएक्शन होगी ये कंप्लीट होगी, प्लस H2। HCl ले लूँगा तो वो भी बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है
कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। इन बेस, तो एसिड का जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है बेस के अंदर, अगर तुमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। तो अगर तुमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो तुम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि CH3COH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तुमने क्या ले लिया, बेस ले लिया, और बेस तो दोनों के साथ अच्छे से रिएक्ट करेगा, कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा। वाटर में ये होता है कि एक कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग, जो कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करता है और इक्विलिब्रियम दिखाता है वो वीक। और उसके बाद कोई भी बेस ले लो, इसी तरीके की रिएक्शन होगी, ठीक है। तो एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एसिडिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बेसिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो ये तुम्हें चीज ध्यान रखनी। फॉर एसिड्स, एन एसिडिक सॉल्वेंट act as differentiating solvent. For bases, a basic solvent acts as a differentiating solvent, ठीक है। तो बेस के लिए बेसिक सॉल्वेंट चाहिए, एसिड के लिए एसिडिक। तो एसिड के लिए कोई भी वीक एसिड ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ गया एसिडिक सॉल्वेंट का एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, H2S गैस ले सकते हो, और कौन से हैं, टाइम पे याद ही नहीं आता है, एंड सो ऑन। ऑक्सैलिक एसिड ले लो, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो लाइक ऑक्सैलिक एसिड, और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लोगे वो चल जाएगा। बेसिक सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट बेसिक चाहिए होता है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है लिक्विड अमोनिया। अमोनिया अगर हम लेते हैं तो हम लोग डिफरेंट बेसिस के बारे में बता सकते हैं कि कौन अच्छा बेस है, कौन वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस में से भी। पेरिडीन हम लोग ले सकते हैं, पेरिडीन थोड़ा टॉक्सिक होता है लेकिन हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं एक बेस का जो इस तरीके से रिएक्शन करेगा। एग्जांपल है, जैसे तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं, जैसे KOH है, NaOH है, और सीजियम हाइड्रोक्साइड है। अब तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इनका रिएक्ट कराना पड़ेगा, रिएक्शन कराएंगे हम लोग इसकी अमोनिया में। तो अमोनिया में जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करने पे हमें पता चलेगा कि K प्लस प्लस NH2 नेगेटिव प्लस H2, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। NaOH के साथ भी हम लोग करेंगे तो इसी तरीके से रिएक्शन होगी, और फिर उनका बेसिकली हम लोग पीएच देख के बता देंगे। तो पीएच देख के हमें पता चलेगा कि सीजियम हाइड्रोक्साइड एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें से कंपैरेटिवली वीकर है, सीजियम हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा बेस है। तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है तो ये हो गया लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वेरिएशन ऑफ बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड एंड आयंस ऑफ द एलिमेंट 5s 6a एंड 7a ग्रुप, मतलब 15 16 17 ग्रुप के जो एनायंस हैं, हाइड्राइड एनायंस, उनके बारे में बात करने की कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। सो सबसे पहले जैसे आ जाता है CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, फिर है OH नेगेटिव, एंड देन F नेगेटिव।
अब इन चार, ये चार क्वेश्चन हो गए, चार हो गए, फिर एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव एंड आई नेगेटिव। तो हमें लेफ्ट टू राइट भी ध्यान देना है और डाउन द ग्रुप भी ध्यान देना है कि बेसिसिटी कैसी होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो बेसिसिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक छोटा स्मॉल एटम और उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा हुआ तो जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो इस फैक्टर को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनको दो तरीके से चलो हम लोग चेक करते हैं। एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, पीछे वाली स्लाइड में दिखा देता हूँ। तो CH3 नेगेटिव क्या एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बेसिक है तो बेस है तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, CH4। NH2 नेगेटिव है तो H पॉजिटिव अटैच करेगा और क्या बना देगा, NH3। उसके बाद OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव करेगा और ये बनाएगा H2O। F नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये क्या बनाएगा, HF। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास बेस है और उसने क्या प्रोड्यूस किया, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हो गया तुम्हारा बेस और ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हुआ, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हुआ तो उसका जो बेस होगा वो वीक होगा, अपोजिट होता है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वीक कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, या इसका अपोजिट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस मतलब वीक एसिड, तो वीक बेस मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। अब हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है, अब इसको तुम लगाओ एसिडिटी के ट्रेंड में, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, हमें पता है HF ज़्यादा एसिडिक है, देन H2O, देन NH3 एंड देन CH4। तो ये हो गया वीक और ये हो गया स्ट्रॉन्ग। अब दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। जो वीक है, वीक बेस मतलब स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे है हाँ, वीक बेस, हाँ ये लिखा हुआ है वीक कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, मतलब वो उसका जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका जो CH3 नेगेटिव बना है ये है स्ट्रॉन्ग बेस। HF क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इन सब की कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये होगा वीक बेस। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि CH3 नेगेटिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन H, NH2 नेगेटिव, देन OH नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चीज़ तुम ये देख सकते हो कि इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास रख सकता है। CH3 के पास क्या है, कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर ज़बरदस्ती का नेगेटिव चार्ज भी है। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाता कार्बन और वो जल्दी से डोनेट करता है। ठीक है, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जितनी जल्दी लोन पर डोनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होता है, लुइस, स्ट्रॉन्ग लुइस बेस होता है। तो इसी तरीके से CH3 नेगेटिव एक क्या है, काफ़ी अच्छा बेस है, एंड F नेगेटिव क्या है, बहुत कम अच्छा बेस हुआ। ठीक, दूसरा केस मैं यहाँ लेता हूँ, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, ये सब किसके साथ रिएक्ट करेंगे, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे एंड रिएक्ट करके ये क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे, जैसे HF, HCl
HBr and HI। अब इसमें से तुम्हें क्या करना है, सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है। सेम कॉन्सेप्ट तुम लगाओगे तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हुआ तो उसका जो बेस होगा वो वीक बेस होगा, ठीक है। और वीक कॉन्जुगेट एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारे पास एसिड क्या है, HF है, HCl है, HBr है, HI है। इसमें से तुम्हें ऑलरेडी पता है कि HI क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, HF है। तो HF अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो वीक होगा, तो ये क्या होगा, HF क्या है, वीक एसिड है, तो इसका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इनमें से बेसिस के बारे में बात करें तो F नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव एंड देन I नेगेटिव। ये आ जाता है हमारा बेसिसिटी का ट्रेंड, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बेसिसिटी इंक्रीजेस, और यहाँ से यहाँ पे बेसिसिटी डिक्रीज, बेसिसिटी यहाँ से यहाँ पे जाने पे डिक्रीज हो जाती है। आई होप समझ में आई गया होगा, ठीक। सो जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से हम लोग चेक करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। अगर इन सब में से बात करें तो CH3 C नेगेटिव, इनमें इधर मैं यूज नहीं करूँगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ होगी साइज पे, ठीक है। जब साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। और अदरवाइज हम लोग बोलेंगे कि बेसिसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। ठीक है, अब ये कब यूज़ करना है, ये इन अ ग्रुप यूज़ करते हैं हम लोग, और ये कब यूज़ करेंगे, इन पीरियड। तो पीरियड में होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखते हैं, जब सबका सिमिलर साइज होता है, तो इन सबका जो साइज है वो सेंट्रल एटम का सेम है, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, सेम ही था। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3। इनका हमें क्या दिखाना है, लुईस एसिड कैरेक्टर दिखाना है, और हमें सजेस्ट करना है कि BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3 में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है और कौन सबसे कम एसिडिक है। ये एक क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं बच्चों से। अब है क्या, दे ऑल आर लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करते हैं, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लुईस एसिड का काम क्या होता है कि उनके वैकेंट ऑर्बिटल में एक लोन पेयर एब्सॉर्ब कर लेना। अब लोन पेयर एब्सॉर्ब करेंगे, जितनी जल्दी एब्सॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा एसिड है। अब देखो, बोरॉन है, इसके पास 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, फिर एक बोरॉन है, इसके पास 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो फ्लोरीन है, अब मैं पहले इसको बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे खाली जगह होती है कि दो एक लोन पेयर और ले लिया जाए, चाहे फ्लोरीन से ले ले, क्लोरीन से ले ले, या किसी हाइड्रोक्साइड से ले ले, किसी से भी ले ले, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए जाए।
सो बोरॉन की टेंडेंसी होती है कि वो चाहता है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो इसलिए ये वैकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसको भरने की कोशिश की जाती है थ्रू बोरॉन। इसलिए बोरॉन क्या है, इट इज अ लुईस एसिड। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन क्या है, सब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो यहाँ पे क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। अब बोरॉन के ऊपर कौन सा जा रहा है, पॉजिटिव। तो अगर कोई भी नेगेटिव या लोन पेयर आ रहा है तो वो सबसे जल्दी कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। क्लोरीन के केस में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम है, तो इस बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि BF3 सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, देन BCl3, देन BBr3 एंड देन Bi3। ठीक है, किस बेसिस पे बोला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के बेसिस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो 90% ऑफ स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट देते हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन सिर्फ इसी केस में नहीं लगता है, बाकी सारे केसेस में लगता है। तो इस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि ये वाला कॉन्सेप्ट, जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे यही लगेगा कि कौन सा जो सेंट्रल एटम है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और किसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन बोरॉन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, बचेंगे, और वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन के पास ज़्यादा रहेंगे और बोरॉन की कम टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। ये एकदम ट्रू है, एकदम सही है, बट ये जो केस है ये है एक्सेप्शनल केस। ये एक्सेप्शनल केस है, तो ऑब्वियसली जो ट्रेंड आया है वो गलत होगा और सही ट्रेंड कौन सा होगा, इसका अपोजिट। BF3 सबसे कम बेसिक मतलब सबसे कम एसिडिक होता है और Bi3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा होगा, देखो, बोरॉन का साइज छोटा है और फ्लोरीन का साइज भी छोटा है। बोरॉन के पास जो ऑर्बिटल है वो है, फ्लोरीन के जो लोन पेयर हैं वो भी कौन से ऑर्बिटल में है, 2p ऑर्बिटल में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2p ऑर्बिटल में। एक तो बॉन्ड फ्लोरीन ने बना ही रखा है, लेकिन उसके साथ एक और ऑर्बिटल है जो कि क्या है, 2p है। अब हमने देखा है कि जब भी ओवरलैप होता है ना, तो दो ऑर्बिटल तब अच्छा ओवरलैप करते हैं जब उनकी एनर्जी सिमिलर होती है। तो 2p और 2p के ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सिमिलर ही होगी। एक के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, और ये है एम्प्टी। एम्प्टी जैसा भी मैंने दिखाया था तुम्हें, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ये कौन सा है, ये इधर बोरॉन का है। इधर जो तुम्हें डायग्राम दिखा रखा है वो सेम ही है। ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर हैं, तो ये क्या करता है, इसी को डोनेट कर देता है। फ्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर है, दिख रहा होगा, 3 लोन पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो 3 लोन पेयर है, इसमें से एक लोन पेयर, तीनों में से एक फ्लोरीन क्या करता है, एक लोन पेयर दे देता है। लोन पेयर दे देता है तो फ्लोरीन और बोरॉन के बीच में क्या बन जाता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो था, अब क्या बन गया, दो पी ऑर्बिटल जो वाई डायरेक्शन में है उन दोनों के ओवरलैप से क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड बन के क्या हो गया यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, जिसको हम लोग बोलेंगे पाई। तो सिग्मा तो पहले से बना हुआ था और ये पाई हो गया। अब जब यहाँ पे फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर थे, उसमें से एक लोन पेयर इसने ज़बरदस्ती यहीं घुसा दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, तो अब बोरॉन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जब उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो वो लोन पेयर लेगा नहीं, लेगा, तो इसलिए क्या होता है, BF3 सबसे ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो BF3 में क्या है कि डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड रेजोनेट करता है और रेजोनेट करके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही फ्लोरीन करेगा, 2 फ्लोरीन और हैं और दोनों फ्लोरीन ने ऐसा कुछ किया थोड़ी ना कि वो नहीं दे सकते।
तो वो क्या होगा, लोन पेयर कभी एक देगा, कभी दूसरा देगा, कभी तीसरा देगा, और इस तरीके से हमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3, पहले इस वाले ने दिया, फिर इस वाले ने दिया, और फिर अब ये वाला देगा। तो इसी तरीके से तीन बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, आई डोंट नो कि तुम्हें पता होगा या नहीं पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, है नया कॉन्सेप्ट है, विच इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर फ्लोरीन वापस बोरॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। एक बॉन्ड बनने के बाद जब फिर से एक बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये पी पाई बैक बॉन्डिंग है। कौन सी बैक बॉन्डिंग है? पी पाई, क्योंकि ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, और बॉन्ड कौन सा बन रहा है? पाई, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो BF3 में पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है। तो अब ऐसा क्या है कि क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन में नहीं हो रही। सो जब भी बैक बॉन्डिंग होती है तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो 2p ऑर्बिटल है और जो दूसरा 2p ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी हमें चाहिए सिमिलर। जितनी ज़्यादा सिमिलर एनर्जी होगी उतना अच्छा ओवरलैप होगा और उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन इस केस में क्या है कि एक स्लाइड ऐड करता हूँ पहले। अब हम लोग देख लेते हैं, बोरॉन है यहाँ पे, तो बोरॉन का जो ऑर्बिटल है वो तो हमेशा 2p ही रहेगा, और फ्लोरीन का बाय चांस ऑर्बिटल 2p ही था क्योंकि सेम ही उसमें। Cl की अगर हम लोग बात करेंगे तो बोरॉन का तो जो ऑर्बिटल है वो 2p ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है अब वो है 3p। Br की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया 4p। एंड आयोडीन की अगर हम लोग बात करें तो 5p, एंड दिस इज 2p। क्लियर? अब इसमें तुम्हें बहुत अच्छा केस दिखेगा। सबसे पहले दो तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओवरलैप डिपेंड करता है सिमिलर एनर्जी पे, तो जितनी ज़्यादा सिमिलर एनर्जी होगी, आसपास की एनर्जी होगी, उतना अच्छा ओवरलैप होगा। सो इनके बीच में ओवरलैप होता है क्योंकि एनर्जी सेम है, 2p और बैटरी की। 3p 2p के बीच में भी थोड़ा बहुत ओवरलैप हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, क्योंकि 3p की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है देन 2p। 4p की और ज़्यादा होगी, और 5p की तो बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहला जो केस है कि एनर्जी डिफरेंस, 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, आराम से बॉन्ड बन जाता है। 3p के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। 4p और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो ओवरलैप बिल्कुल नहीं कर पाता है। 5p और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनता। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज ओवरलैप के लिए स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन F और B का जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो कम होता है देन ClB, देन BrB, एंड देन बॉन्ड लेंथ जो है बेसिकली Br और I की इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इनका ओवरलैप होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि Br और I एक दूसरे से इतनी दूर है, एक तो बॉन्ड इतना बड़ा है, आयोडीन का साइज इतना बड़ा है कि उसका जो लोन पेयर है वो इसको इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर नहीं करेगा। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि Bi3 हैज़ नो बैकबोन। Bi3 में बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। सो इस तरीके से Bi3 सबसे ज़्यादा लुईस एसिडिक है,
उसके बाद बाकी सारे, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द KD-LC कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो KD-LC कॉन्सेप्ट है और लक्सफ्लर थ्योरी है, ये मैंने कैंप फंडामेंटल्स पे वीडियो बना रखी है, HSAB की भी बनी हुई थी, तो वहाँ से एक बार तुम अच्छे से उसको पढ़ लेना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो जैसे हम लोगों ने वाटर के बारे में किया था, एनीथिंग दैट अरहीनियस या ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी थी, उसके बेसिस पे जो H प्लस देता है वो एसिड, जो OH नेगेटिव देगा वो बेस। उसी तरीके से KD-LC ने क्या किया था, ये जो कॉन्सेप्ट था वो लिक्विड अमोनिया के लिए बढ़ा दिया था। एंड देन क्या बोला कि लिक्विड अमोनिया प्रोटोन ऑटो आयनाइजेशन शो करती है एंड इट प्रोड्यूसेस NH4 पॉजिटिव आयन प्लस NH2 नेगेटिव आयन। ये है एसिड और ये है बेस। सो any compound or any ionic species that releases NH4 positive ion would be acidic. So कोई भी ऐसा कंपाउंड जो NH4 पॉजिटिव आयन रिलीज करता है वो एसिडिक होगा। एंड एनी कंपाउंड दैट रिलीजेस NH2 नेगेटिव आयन वुड बी बेसिक। सो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें NH2 नेगेटिव है या NH2 नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है उसको हम लोग बेसिक बोलेंगे। सो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अगर अमोनियम क्लोराइड है तो अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट होकर क्या देगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो क्या दे रहा है, NH4 पॉजिटिव दे रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा हुआ, ये हुआ एसिडिक, ठीक है। सोडामाइड NaNH2, ये क्या देगा, Na प्लस प्लस NH2 देगा, NH2 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो गया, बेसिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा और एक आधा केस मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल HCl है और ये NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो H प्लस देगा HCl, तो ये देगा Cl नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। क्या प्रोड्यूस हुआ, NH4 पॉजिटिव मतलब एसिडिक। तो HCl क्या है, एसिडिक कंपाउंड है। और OH नेगेटिव प्लस NH3 है, तो ये क्या करेगा, ये H से ले लेगा, ये बनाएगा H2O प्लस NH2 नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एसिड बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स और वो सब दे रखे हैं मैंने, उसको जाके देख लेना। नेक्स्ट वी कम टू लक्सफ्लर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। मुझे ये चैप्टर आज ही थोड़ा खत्म कराना है इंडिकेटर छोड़ के। तो लक्सफ्लर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस के अकॉर्डिंग एसिड कोई भी ऐसा एटम हो सकता है, ये केमिकल स्पीशी हो सकती है, कोई भी ऐसा आयन होता है, हो सकता है जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सके। ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करना मतलब एसिड। तो एसिड क्या होते हैं, एक्सेप्ट्स O2 नेगेटिव। ऑक्साइड आयन क्या है, O2 नेगेटिव। सो एनीथिंग जो O2 नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर ले वो एसिड होगा। एंड बेसिस का जो टेंडेंसी होता है, दे डोनेट O2 नेगेटिव आयन, वो O2 नेगेटिव आयन को डोनेट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3। अब ये रिएक्शन करके बना देता है CaSO4। CaSO4 को अगर तुम तोड़ोगे तो ये हो जाएगा Ca2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे जो ऑक्साइड था, O2 नेगेटिव था, वो कहाँ चला गया, सल्फर के पास चला गया। सो कैल्शियम ऑक्साइड ने ऑक्साइड आयन डोनेट किया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेस है। और SO3 ने ये एक्सेप्ट किया है, तो ये है एसिड, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने उस वीडियो में दे रखे हैं। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे TiO2 प्लस Na2S2O7, ये प्रोड्यूस करता है TiOSO4 प्लस Na2SO4, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि TiO2 ने Na2S2O7 के साथ रिएक्ट करा है, ये दे रहा है TiOSO4 एंड Na2S2O7 डिकम्पोज हो गया, एक तो Na2SO4 में हो गया, तो दो उधर हैं, और इधर से सल्फेट निकला है यहाँ से। तो मैं पहले इसको इस तरीके से लिखूंगा, Na2S2O7 डिकम्पोज हो रहा है तो गिव Na2SO4 प्लस SO3,
SO3 कितना है, एक सल्फर 7 थे, उसमें से 4 निकल गए, 3 बचे, ठीक है। SO3 निकला, ठीक है। अब SO3 किससे ऐड करे, TiO2 के साथ करे तो वो बना देगा, तो उसने बना दिया, जगह ही नहीं है, TiO2 प्लस SO3 ये प्रोड्यूस कर रहा है TiOSO4। तो इसके पास दो ऑक्साइड थे, दो ऑक्साइड में से उसने किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो इसको मैं लिखूँ तो TiO2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये कंपाउंड है तुम्हारा। तो SO3 ने एक ऑक्साइड एक्सेप्ट करा है। SO3 कहाँ से निकला है, इसमें से निकला है। तो SO3 जो एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड, तो ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। इस तरीके से तुम बहुत सारे क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इसमें से दो चीज़ आती है, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होते हैं, ये एसिड और बेस दोनों तरीके से एक्सेस करते हैं। ऑक्साइड आयन दे भी सकते हैं और ऑक्साइड आयन ले भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ब्रीफ है ये क्या है, जितनी भी एसिड और बेस की डेफिनेशन थी सारी की सारी कंबाइन कर दी इसने, ओस्नोविच ने, ठीक है। सो ओस्नोविच वाज अ रशियन साइंटिस्ट जिसने क्या किया, ऐसे बहुत सारी थ्योरी थी, कोई थ्योरी वाटर के लिए बता रही है, कोई थ्योरी अमोनिया के लिए बता रही है, तो दूसरा छूट जाता है, तीसरा छूट जाता है, चौथा छूट जाता है, ऐसे डेफिनेशंस आती गई। तो लास्ट में ओस्नोविच ने सोचा कि मैं सबको एक साथ कंबाइन कर देता हूँ और एसिड बेस की एक जनरल, सुपर जनरल डेफिनेशन दे देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, तो उसमें से मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन एसिड है कौन बेसिस है। और इस ओस्नोविच कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन भी यही है कि हर रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को मैं बता सकता हूँ कि इसमें से ये एसिड होगा, ये बेस होगा, जिसमें से रिडॉक्स रिएक्शन एसिड बेस के बीच में नहीं होती है। फिर भी उसने क्या किया, इसकी कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसी रिएक्शन जो एसिड बेस रिएक्शन नहीं है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। तो इसने ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड क्या होता है, एसिड इज समथिंग दैट रिएक्ट्स विद बेस। ऑब्वियसली एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एक्सेप्ट्स एनायन और इलेक्ट्रॉन, फर्निश, कैटायन। तो ये तीन डेफिनेशन दी उसने कि एसिड क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जो कैटायन देता है, ठीक है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम खुद खुद ही एक एसिड हो गया क्योंकि ये कैटायन है, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और वो सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। सो इस तरीके से ये डेफिनेशन का अलग मतलब भी क्या है कि सारे कैटायन तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो कोई भी चीज़ जो कैटायन फर्निश करते हैं, जो कैटायन देती है या जो खुद कैटायन है, वो एसिड हो गया। जो एनायन को एक्सेप्ट करेगी या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी वो एसिड हो गया, और जो बेस के साथ रिएक्ट करेगी। एनायन एक्सेप्ट का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास H पॉजिटिव है तो ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये H2 बनाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रही है, OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रही है, या जैसे ऑक्साइड हो गया, जैसे अभी ऑक्साइड का हम लोगों ने देखा, O2 नेगेटिव क्या है, एनायन है, तो एनायन को एक्सेप्ट करने के लिए अगर ये एनायन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। तो इस तरीके से इसने एक बहुत जनरल इक्वेशन दे दी। एसिड कोई भी ऐसा हो सकता है जो कैटायन दे, जैसे H प्लस जो देता है, H प्लस क्या कैटायन है, सो H प्लस जो दे रहा है वो एसिड है, या जो खुद कैटायन है वो एसिड है, या जो एक एनायन को एक्सेप्ट करेगा तो एनायन को कैटायन ही एक्सेप्ट करेगा, तो एनायन जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है वो एसिड है, और जो बेस के साथ रिएक्ट करा है वो है। तो ये जो चार पॉइंट्स है ना, इसने क्या किया, जितनी भी सारी समरीज थी, मतलब जितने भी सारे पॉइंट्स थे उनको एक साथ कंबाइन करके उसने ये बना दिया। इसका ही अपोजिट उल्टा हो सकता है। अब बेस इज अ केमिकल स्पीशीज दैट रिएक्ट विद एसिड, जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कैटायन देगा, फर्निश एनायन, एनायन फर्निश करेगा, या इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरीके से अगर मैं सोडियम बोलूँ तो सोडियम क्या करता है, सोडियम पॉजिटिव देता है और इलेक्ट्रॉन देता है,
तो सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब बेस है। सोडियम कैटायन दे रहा है तो भी बेस है, नहीं सॉरी ये तो उल्टा ही हो गया। सो सोडियम क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो जनरली बेस है। तो इस तरीके से ये आ गया। अब क्या है कि ये बहुत ही खराब डेफिनेशन भी हो सकती है, क्योंकि क्योंकि ये क्या कर रही है, सारी रिडॉक्स रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उनको भी वो एसिड बेस की कैटेगरी में डाल रही है कि ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो एसिड है। तो ये थोड़ा अजीब सी चीज़ हो गई है, बट ठीक है, जितनी भी रिएक्शन है तुम उसे एसिड बेस में इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं, तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ता है कौन एसिड है कौन नहीं है, कौन बेस है कौन नहीं है। तो ओस्नोविच कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि इसमें सारी डेफिनेशन है, बस इस डेफिनेशन को याद कर लोगे तो तुम किसी भी कंपाउंड को देख सकते हो कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो हमारी जो मेजर पॉइंट्स थे वो सारे, डेफिनेशन थी वो सारी हो गई है, एच एस ए बी हो गया। अब सिर्फ टाइट्रेशन बचे हैं। एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं तो वो टाइट्रेशन कैसे होती है, कितना एसिड है हमारे पास सोल्यूशन में, कितना बेस है सोल्यूशन में, इसको फाइंड आउट करने के लिए टाइट्रेशन करना है। और टाइट्रेशन भी बहुत तरीके की होती हैं, 2-3 तरीके की हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, वो मैं बताऊंगा। और ये सब है ना हम लोग ऑफलाइन करेंगे, मतलब जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो टाइट्रेशन का काम हम लोग तब करेंगे। कल मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। सो बेसिकली एच एस ए बी हो गया है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये हो गया एफ स्टेन और बी स्टेन, मुझे नहीं पता कि ये सिलेबस में कहाँ से है, मैंने बहुत ढूंढा था, 2-3 साल हो गए मुझे नहीं मिला। एसिड बेस इंडिकेटर कैसे होते हैं, एसिड जब बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो कौन कौन से इंडिकेटर चाहिए होते हैं, रेडॉक्स इंडिकेटर क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, ये मैं तुम्हें क्लास में ही बताऊंगा, ठीक है। तो एसिड बेस में यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है चैप्टर और मैं इसको और खींचना नहीं चाहता। बाकी हम लोग दूसरा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। कल सैटरडे है तो कल मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मंडे को क्लास लेते हैं।